नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर आपका बहुत स्वागत है और 23 जून की पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत स्वागत है। तो कल 22 जून की पीआईबी एनालिसिस हमने की थी, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर किया था और कई सारे कमेंट्स आए थे। बहुत सारे लोगों को पीडीएफ कल नहीं मिली थी कल वाले सेशन की, तो आज जो ये वाली पीडीएफ होगी यानी कि 23 जून की जो पीडीएफ होगी उसी में मैंने कल वाले आर्टिकल्स को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। इसी में 22 जून का भी आर्टिकल है और 23 जून का भी आर्टिकल है। तो जिन लोगों को वो पीडीएफ नहीं मिली थी, हालांकि बाद में शायद वो थोड़ी देर बाद डाली गई थी, तो जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिली थी वो जो पीडीएफ है उसको आज इस वाले आर्टिकल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हम बेसिकली अगेन 3-4 आर्टिकल्स, और मैंने कल ही आपको बोला था कि पीआईबी में रोज ज़्यादा नहीं 3 से 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन उन आर्टिकल्स में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमें इनफ इंफॉर्मेशन के लिए फिर अलग सोर्सेस को थोड़ा देखना पड़ता है और उससे फिर हम बैकग्राउंड को काफ़ी सारा डिस्कस करते हैं। और कल हमने उसी में कई सारी चीज़ें डिस्कस किया था। इंडिया का सोलर मिशन डिस्कस किया था, क्वांटम मिशन डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। राखी गढ़ी वाली साइट डिस्कस करी थी। आई होप आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी और इस पीडीएफ को अपने साथ रखते जाइए। इसके नोट्स जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही लिखा हुआ है, आप उसमें बस मार्क करते जाइए और जब रिविजन करना होगा तो एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का पीआईबी एनालिसिस शुरू करते हैं, यानी कि 23 जून का पीआईबी एनालिसिस शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है, शिक्षा महोत्सव। 16,999 का ये फाउंडेशन कोर्स है और इसके अंदर आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये वही बैच है जिससे 2025 के यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 निकल करके आए। तो इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट ईयर 2027 है, 2028 है, 2029 भी है, तो उसके लिए हमारे रिस्पेक्टिव बैचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाली सीरीज़ जो हमारी पीआईबी सीरीज़ है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर इस चैनल के ऊपर हम बिगिनर्स को टारगेट करके इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है। इसीलिए आप देखोगे कि इस सीरीज़ में बिल्कुल बेसिक्स से उठा करके एडवांस तक हम जाते हैं। एकदम सिर्फ आपको न्यूज़ बता करके और निकल जाने का हमारा एजेंडा नहीं है। ऐसा न्यूज़ समझाओ कि आपको वो चीज़ याद रहे और उसमें क्या सवाल बन सकता है, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो इसलिए हमने इस सीरीज़ को पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए पहला आर्टिकल अपना डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड पहला आर्टिकल था। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है बेसिकली कि आपको पता है कि 18 जून से 22 जून 1940 के अंदर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पहली बैठक थी, जो फर्स्ट प्लीनरी कॉन्फ्रेंस था, वो नागपुर में हुआ था। और क्योंकि कल 22 जून था इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट बन जाती है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की, और कई बार यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसीलिए न्यूज़ में था, मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों को डिस्कस करना चाहिए। तो दोनों को आज हम इसके अंदर पहले डिस्कस करते हैं, दोनों की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कोइंसिडेंटल है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को आप सबको पता है कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको शुरू किया था और इसमें कांग्रेस के वो लेफ्ट विंग के सारे लीडर्स जो थे उनको लेकर के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। तो आप इसको एक लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को मैं लेफ्ट लीडर नहीं मानता, बिकॉज देयर इज क्लियरली सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड सुभाष बोस। तो उसको हम खैर कभी और डिस्कस करेंगे, वो एक अलग पूरा टॉपिक ही हो जाएगा। बट यहाँ पर सारे लेफ्ट विंग फैक्शन जो था कांग्रेस, उस समय वो कांग्रेस के अंदर ही था, उस सारे लेफ्ट विंग लीडर्स को लेकर के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पर की गई थी। और इसका पूरा एजेंडा था कि पूरा जो लेफ्ट विंग है उसका सपोर्ट रैली करना, और जो भी रेडिकल नेशनलिस्ट एलिमेंट हैं, यानी कि वो हथियार से इंडिपेंडेंस लाना चाहते हैं भारत के अंदर, उनको एक साथ लेकर के, जो बाद में कहा भी गया था ना कि जो ओल्ड गार्ड है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड ब्रिटिशर्स के साथ डायलॉग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है, इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। सुभाष बोस जो है वो थोड़ा सा रेडिकल प्रोसेस में बिलीव करते थे, तो उनको एक साथ एक झंडे के नीचे लाने की बात थी, वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से किया गया था। तो 1940 यानी कि जून 1940 में नागपुर प्लीनरी में पहला सेशन होता है और इसका जो कि 18 जून से 22 जून को चला था ये पूरा सेशन, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सुभाष बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस, तो हमें पता है
कि जून 1939 के अंदर सुभाष बोस जो है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंसी जीत जाते हैं। और इसका भी अपना एक अलग विवाद है। सुभाष बोस एक तरफ से खड़े होते हैं, दूसरी तरफ से जो गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टभी सीतारमैया वो खड़े होते हैं, और पट्टभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष बोस जीत जाते हैं। सुभाष बोस के जीतने में बहुत बड़ा रोल ये जो लेफ्ट फैक्शन था उसका था। तो लेफ्ट विंग का काफ़ी सपोर्ट था सुभाष बोस को, और जो यूथ था लेफ्ट विंग का खास तौर से जो काफ़ी अग्रेसिव था उनका काफ़ी सपोर्ट था सुभाष बोस को, इसलिए वो ये चुनाव जीत गए थे, प्रेसिडेंसी जीत गए थे। लेकिन प्रेसिडेंसी जीतने के बाद वो तुरंत बहुत रेडिकल मूव्स लेना चाहते थे। वो कांग्रेस को पूरा रिफॉर्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम तुरंत ही सिविल डिसोबीडियंस शुरू करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी की भी बिलीफ थी। बाद में हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने शुरू भी किया, लेकिन गांधी जी को लगा कि ये सही टाइम, अभी फिलहाल सही टाइम नहीं है सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने का, क्योंकि आपको पता है कि 1939 ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। वर्ल्ड वॉर 2 वाज इन दी स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग फेज इन 1939। तो वो अपने स्टार्टिंग फेज में था। कांग्रेस ने मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स को ये आश्वासन दे दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। इसीलिए आप देखो कि इंडियंस जो है वो लड़ने गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो ब्रिटिशर्स को ये जबान दी हुई थी, और इसके बदले में उन्होंने ऑफर किया था कि हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। तो तमाम इस तरीके की बातचीत उस समय तक हो चुकी थी। तो गांधी जी चाहते थे कि ये सही टाइम नहीं है कि हम इस टाइम को लेवरेज करें, काफ़ी प्रीमेच्योर पीरियड है। और दूसरी तरफ सुभाष बोस चाहते थे कि हम तुरंत सिविल डिसोबीडियंस करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से बढ़ाएं, और जो कि बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग इस मामले को समझते हैं, काफ़ी किताबें भी जिन लोगों ने लिखी हुई हैं, उनका मानना है कि 1939-1940 वाज द टाइम जब ब्रिटिशर्स जा सकते थे भारत से। वो बहुत ही ख़राब पीरियड था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत वीक हो गए थे। और आप देखो जितनी कॉलोनीज़ ने उसके बाद, जितनी कॉलोनीज़ जो ब्रिटिशर्स की थी, सब ने धीरे धीरे अपने मूवमेंट इंडिपेंडेंस के शुरू कर दिए उसी के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी वीक थे। तो 1940 में उनको भगाया जा सकता था, ऐसा बहुत लोग का मानना है। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ा, और उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाया। सबसे पहला तो यही था कि उनकी बनी नहीं, जो वहाँ के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, उनसे बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं थे उनके थॉट्स। तो उन्होंने कहा कि सुभाष बोस ने कहा भी था, बड़ा फेमस उनका इंटरव्यू भी है कि उन्होंने बोला था, मतलब बहुत फेमस उन्होंने चिट्ठी जो लिखी तो उसमें लिखा था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था ब्रिटिश से, और सुभाष बोस कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब वो रिज़ाइन देते हैं तो उनके साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 12 और मेंबर्स रिज़ाइन देते हैं। तो ये पूरी घटना जो है वो त्रिपुरी सेशन की, त्रिपुरी सेशन में सुभाष बोस ने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिशर्स को इंडिपेंडेंस के लिए। गांधी जी ने उस अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था हम नहीं मानते इस अल्टीमेटम को, और इसी के बाद सुभाष बोस गुस्सा होते हैं और वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। बाद में आपने देखा होगा कि इसी तरीके से कांग्रेस के क्लैशेस पर, मेन स्ट्रीम लीडरशिप के क्लैशेस को लेकर के बाद में आपने देखा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपना रेजिग्नेशन दिया था हिंदू कोड बिल के विवाद को लेकर के। तो इसी तरीके से सुभाष बोस ने अपना दे दिया यहाँ पर रेजिग्नेशन, और उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का पूरा मतलब गोल क्या था? तो सबसे पहले तो यही था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 को लेवरेज करना चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, इंपीरियलिस्ट पावर्स पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी हैं, मतलब ब्रिटिशर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, और ये बेस्ट टाइम है जब इनको हिट किया जाए, क्योंकि जर्मनी ने काफ़ी हिट किया था, और इस समय तक तो यूएस भी एंटर नहीं किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट हार ही रहे थे। तो इनको था कि हम अपने देश को इंडिपेंडेंस इसी टाइम पर दिला सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं इस पीरियड को। दूसरा, ऑल्टरनेटिव लीडरशिप का ऑप्शन देना था कि आप क्यों ओनली कांग्रेस, वाई देयर इज ओनली कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा भी तो लीडरशिप हो सकती है ना। तो वो लेफ्ट विंग को खड़ा करना, उसकी लीडरशिप देना, कांग्रेस के ओल्ड गार्ड को निगेट करना, वो इसका पूरा एजेंडा था। और फिर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का कॉल जो है वो नागपुर में ही दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में अगर सुभाष बोस के आप कंट्रीब्यूशन देखो, इन एन नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस थे उनके। कुछ कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की थी। बंगाल, यूपी, पंजाब, इन इलाकों में सुभाष बोस का बहुत बड़ा फैन बेस था। उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट की थी। उन्होंने बाकायदे मार्चेस भी वहाँ पर निकाले थे, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। कांग्रेस के ऊपर वो लगातार कांस्टेंट प्रेशर डालते रहते थे कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आप कॉन्फ्रंटेशन करो, आप उनसे डायलॉग मत करो, आप कॉन्फ्रंट करो उनको कि ऐसा क्यों, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट। तो वो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा बिलीव करते थे। उसके बाद आपको पता ही कि उनको देश छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद बाहर जा कर के वो इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने बनाई थी, वो वहाँ से फिर वो
प्रॉपर आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी थी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो कि आप लिख सकते हो। ये देखो इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंस आपको दिखाई देगा, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल रीडेफिनेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट और राइट की लड़ाई सीधी सीधी आपको कांग्रेस के अंदर भी नजर आएगी कि लेफ्ट और राइट, सुभाष बोस लेफ्ट को लीड कर रहे थे, राइट को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनसे सुभाष बोस की बहुत ज़्यादा, अच्छा इस समय तक आप देखो कि नेहरू जी बहुत ज़्यादा पिक्चर में नहीं थे। सुभाष बोस का एक्चुअल जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो सरदार पटेल और महात्मा गांधी से थी। तो वो आपको एक इंटेलेक्चुअल रीडेफिनेशन दिखाई देगा। फिर क्या था कि मोनार्की ऑफ थॉट को वो चैलेंज करते थे कि भाई क्यों एक ही थॉट प्रोसेस रहे, अलग अलग थॉट प्रोसेस होने चाहिए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दरवाज़ा इस तरीके से खुलता है, आप ये सोच रहे हो कि दरवाज़ा दूसरे साइड से भी खुल सकता है, तो थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, कई सारे थॉट प्रोसेस वहाँ पर होने चाहिए। और देयर शुड बी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ये था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, नेताजी सुभाष बोस के बारे में। ये नोट्स जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे मेंस में भी और प्रीलिम्स में। देखो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा वो तो है ही, मेंस में भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये ना बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इंटेलेक्चुअल रीडेफिनेशन ऑफ लेफ्ट वर्सेस राइट, एंड देन यू गेट दिस अर्ली ब्लूप्रिंट फॉर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। ये सब बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं जिसको आप हर जगह जगह पर यूज़ कर सकते हो, राइट। सो जैसे ये है, ही वांटेड इमीडिएट मास सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये कीवर्ड्स हैं जिनको आप अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको आप अपने नोट्स में ज़रूर से मार्क कर लीजिएगा ताकि इसको आप अपने आंसर्स में हर जगह पर इनको यूज़ कर पाएँ। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दी सेकेंड टॉपिक। अब यहाँ पर IAS ई सिविल लिस्ट रिलीज़ की गई है 2026 की। अब ये क्या भला है, तो कंटेक्स्ट इसका क्या है, सबसे पहले कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया IAS ई सिविल लिस्ट 2026 की। ये जो IAS ई सिविल लिस्ट है, सिविल लिस्ट जो होती है उसका 71st एडिशन है, और जो डिजिटल फॉर्मेट है ई सिविल लिस्ट है उसका ये 6th एडिशन है। क्या ये IAS ई सिविल लिस्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटाबेस। ये एक तरीके का डेटाबेस है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस होंगी। ये एक तरीके की डायरेक्टरी समझ लो आप, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस होंगी जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनसे जुड़ी हुई, पूरे अक्रॉस द कंट्री उनसे जुड़ी हुई जितनी जानकारी होगी वो इस डेटाबेस में फीड होगी। अब ये चीज़ जो है वो अगेन डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ की जा रही है। तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT जो कि कैडर एलोकेशन और ये सब करती है IAS ऑफिसर्स का, उन्होंने इस IAS ई सिविल लिस्ट को रिलीज़ किया है। ये एक काइंड ऑफ अ डेटाबेस है, PDF के फॉर्म में आपको मिल जाता है, जिस पर हाइपर लिंकिंग भी होती है। आप क्लिक करके किसी भी ऑफिसर के प्रोफाइल को पूरा देख सकते हो। तो कंप्लीट पूरा उसमें उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन सब कुछ उसके अंदर रहेगा। तो वो एक डेटाबेस के तरीके का यहाँ पर बनाया गया है। अब इसका एम क्या है, इसका एम है कि आप बढ़िया मैनेजमेंट कर पाएँ, कैडर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो पाए, और इसके साथ ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट हो पाए IAS ऑफिसर्स का, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम वो डिप्लॉयमेंट ना हो, तो और उसको सब लोग मॉनिटर कर पाएँ, इसीलिए इस डेटाबेस को क्रिएट किया गया है। इसके साथ साथ इससे एक चीज़ ये होगी कि पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी यानी कि एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी का कोई एग्जाम्पल लिखना हो तो आप इस IAS ई सिविल लिस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा दे सकते हैं। तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं कि GS4 में ट्रांसपेरेंसी टॉपिक के अंदर अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एकदम रियल लाइफ लाइव एग्जाम्पल है। तो उस ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये प्रमोट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ये एविडेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगेन अ वेरी वेरी गुड कीवर्ड जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एविडेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब आपके सामने चीज़ें हैं। नाउ यार आपको क्या करना है, अगर किसी IAS का कैडर चेक करना है, आपको खोलना है डेटाबेस, जा करके आप चेक करिए। एविडेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है पूरा, जहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं, आपके सामने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से हो रही है, एक्सेसिबिलिटी है कंप्लीट, पूरा ट्रांसपेरेंस प्रोसेस है। पहले क्या था कि ये सब जुगाड़ वाला सिस्टम चलता था कि अरे उनका जुगाड़ लग गया तो उनको ये कैडर में लोकेशन मिल गया, उनको ये मिल गया, उनको वहाँ ट्रांसफ़र, कौन चेक करने जा रहा है। अब वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, तो कोई भी हेर फेर उसके अंदर नहीं हो सकती। तो अगेन अ वेरी वेरी नाइस कीवर्ड इसके अंदर, आगे मैं अगेन स्टार मार्क बना देता हूँ, एविडेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिसर डेटाबेस है, इसके अंदर डिटेल्स होंगी, IAS ऑफिसर की बैच क्या है, कौन सा कैडर उसको अलॉट हो रहा है,
पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, कितना पे लेवल है, रिटायरमेंट की उनकी डेट क्या है और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। मतलब पूरा चिट्ठा, पूरी कहानी यहाँ पर खोल करके रख दी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है, हाइपर लिंकिंग मेथड है, पीडीएफ है, हाइपर लिंक्स हैं, उस पर क्लिक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑफिसर्स को उनके एक्सपीरियंस के बेस पर, उनके एक्सपर्टीज़ के बेस पर, उनके स्पेशलाइजेशन के बेस पर अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई है। तो वहाँ से आप उनको उनके सर्विस बैकग्राउंड के बेसिस पर उनको लोकेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो कैडर स्ट्रेंथ है और रिटायरमेंट डेटा है वो भी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है दैट इज़ कि इसको पीडीएफ फॉर्म में रिलीज़ किया गया, तो फिजिकल खर्चा था, जो फिजिकल पेपर उसका खर्चा था, वो सब कुछ बचा लिया गया, यहाँ पर उसको पीडीएफ फॉर्म में रिलीज़ कर दिया गया है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या इसके अंदर है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो वही सिग्निफिकेंस, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, इट विल इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी दिखाता है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर लिखेगा कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फैसिलिटेट करता है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट IAS ई-सिविल लिस्ट विच इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटाबेस जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। उसको अब उसका 6th एडिशन रिलीज कर दिया गया है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स टॉप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट आता है हर साल। उस रिपोर्ट में भारत ने टॉप किया है शिप रिसाइकलिंग के अंदर। इंडिया इज द टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। इंडिया ने 35.4% ग्लोबल मार्केट को कैप्चर किया है। अब देखो क्या है, इस सबसे पहले तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि शिप जो है, न्यू शिप में जब आप करते हो, न्यू शिप जब आप बनाते हो तो फिर उसमें डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और उन मटेरियल्स को जो बनाने के लिए काफ़ी सारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ता है। तो इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस के लिए एक कन्वेंशन की गई थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर दी हुई है, दैट इज़ हांगकांग कन्वेंशन, विच सेड कि हमें शिप रिसाइकलिंग पे फोकस करना चाहिए। भाई शिप है, अगर हम उसको रिसाइकलिंग करके, रिफर्बिश करके, पूरा नया बना करके दोबारा से यूज़ कर लें तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, कॉस्ट फ्रेंडली भी रहेगा। तो आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली भी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो वाई शुड नॉट वी डू दिस। और इसीलिए इन सारे नेशंस ने एक कन्वेंशन किया, हांगकांग कन्वेंशन हुआ, जिसके अंदर ये प्लेज लिया गया कि हम शिप रिबिल्डिंग पर यानी शिप रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। सो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा और उसके साथ में जो सस्टेनेबल और हाई वॉल्यूम शिप ब्रेकिंग एंड रिसाइकलिंग का पूरा प्रोसेस भारत ने शुरू किया। इसके अंदर भारत ने, इसके अंतर्गत, हांगकांग कन्वेंशन के अंतर्गत भारत ने एक एक्ट पास किया जिसको शिप रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 कहा गया। और इसके तहत, इस एक्ट के तहत उन्होंने जो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन था उसके साथ अपने प्रिंसिपल्स को अलाइन किया कि अब हम भी शिप रिसाइकलिंग पर पूरा फोकस करेंगे। और इसके लिए 53.5 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर डिसएम्बर्स किया गया। शिप ओनर्स को 40% का क्रेडिट यहाँ पर सीधा सीधा क्रेडिट नोट दे दिया जाता है 40% का, तो उनको भी कोई लॉस नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है कि इससे क्या होगा कि एक EU की लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं EU शिप रिसाइकलिंग रेगुलेशंस अप्रूव्ड लिस्ट। इसके अंदर अभी भारत नहीं आता, मतलब भारत के कोई भी यार्ड्स इसके अंदर नहीं आते। इंडिया लगातार यूरोपियन अथॉरिटीज़ के साथ इंगेज कर रहा है कि इंडिया के यार्ड्स भी EU शिप रिसाइकलिंग रेगुलेशन अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर आ जाएं, तो हमारा रिसाइकलिंग बिजनेस और बल्कि बढ़ जाएगा। सो इंडिया इज मतलब ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू डू दिस। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने शिप रिसाइकलिंग के केसेस में लिए हुए हैं। फीचर क्या है, अगर आप देखो तो 2024 में इंडिया की रिसाइकलिंग डेटा देखो तो 1.86 मिलियन ग्रॉस टन इंडिया ने रिसाइकिल किया था शिप्स को 2024 में। 2025 में 99 मिलियन ग्रॉस टन रिसाइकिल किया है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये सीधा सीधा डिफरेंस जो है अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये सीधा सीधा डिफरेंस जो है 60% का हो जाता है। मतलब 60% सर्ज है 2024 से 2025 के अंदर, 60% का सर्ज हमें देखने को मिला है। मार्केट शेयर 2024 में 30% था, 2025 में मार्केट शेयर 35.4% हो गया। इंडिया हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल इन दिस केस। इसके लिए उन्होंने 115 डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ को फाइनेंशियल बैकिंग दी है
और उनको इको फ्रेंडली कंप्लायंस के लिए भी बोला है। हांगकांग कन्वेंशन से इको फ्रेंडली जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए भी उनको बोला गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले इंडिया का पोजीशन जो है, इट इज़ अ वर्ल्ड लीडर, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर नाउ इन शिप रिसाइकलिंग। दूसरी चीज़ कि सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना हुआ। और तीसरी चीज़ कि मेक इन इंडिया विजन को ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो मेक इन इंडिया में भी आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के पीआईबी एनालिसिस के अंदर। अब हम अपने मेन पार्ट पर आते हैं। मेन पार्ट इन द सेंस कि जैसे आप एडिटोरियल एनालिसिस करते हो वैसे पीआईबी बैकग्राउंडर देता है रोज, उस पर हम आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि पीआईबी बैकग्राउंडर का समय अब आ चुका है। अब पीआईबी बैकग्राउंडर में आज कोई बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग जैसे कल जैसा आर्टिकल नहीं था। तो आज बेसिकली जो आर्टिकल था वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आप नाम से समझ ही गए होंगे कि बच्चों को पुरस्कारित, बच्चों को ये इनाम दिया जा रहा है। तो 5 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जो भारत के सिटीजन्स हैं, उनको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 6 कैटेगरीज में ये सम्मानित किया जाता है। ब्रेवरी के लिए, सोशल सर्विस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसको आप देख लो, इसमें मतलब इंडिया जो है इट इज़ अ लैंड ऑफ, फिर उसमें दिया हुआ है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ब्रेवनेस और ये सारी चीज़ें, फ्रीडम फाइटर्स लाइक खुदीराम बोस, आदि शंकराचार्य जो वेदास में थे। तो ये लोग सारे कम उम्र के थे, मतलब 17 साल की उम्र में थे। खुदीराम बोस ने अपनी जान दे दी थी। तो उनको देखते हुए उनको सम्मानित करने के लिए किया गया है। इसमें स्पेसिफिक मेंशन गुरु गोविंद सिंह और उनके बच्चों का है, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनको आपको पता है कि जिन्होंने 10th गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे दोनों, और दोनों ने अपनी जान दे दी थी। एक की उम्र 7 साल थी, एक की उम्र 9 साल थी। उन्होंने अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि वो अपने फेथ से नहीं हटना चाहते थे, वो अपने डिवोशन से नहीं हटना चाहते थे। उनको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो उनकी ब्रेवरी को देख करके, ये सारी चीज़ों को देख करके ये बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 6 फील्ड्स हैं, मैंने आपको बता दिया कि ब्रेवरी, सोशल सर्विस, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक। तो इसमें अब देखो, इसमें क्या है ना कि आप ज़रूरी नहीं है कि सारा पूरा नाम वाम सब कुछ याद रखो, लेकिन अब यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि हो सकता तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए अवार्ड किसको मिला है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सबसे पहला अवार्ड मिला है अर्नब अनुप्रिया महर्षि को साइंस एंड टेक में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, खुद स्पेशली एबल्ड हैं, तो इन्होंने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एआई बेस्ड रिहैबिलिटेशन टूल बनाया। जिनको भी हैंड पैरालिसिस है उनके लिए इन्होंने एआई बेस्ड रिहैबिलिटेशन टूल का निर्माण किया, मतलब उसको बनाया, डेवलप किया। और इसके लिए उनको साइंस एंड टेक कैटेगरी के अंदर ये बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड नाम जो है वो करीना थापा का है, जिनको अगेन ब्रेवरी में दिया गया है। 17 साल की ये हैं, महाराष्ट्र से आती हैं। 36 लोगों की जान बचाई थी। एक जगह पर आग लगी हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और वहीं पर सिलेंडर था पास में, तो सिलेंडर को हटाया, 36 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी। आदित्य विजय ब्रह्मा ने 12 साल के हैं और इन्होंने, इनके कजिन डूब रहे थे पानी में, उनको बचाने के लिए, मतलब रिवर में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं होते भी इन्होंने जंप लगाई, अपने कजिन को वहाँ पर बचा लिया, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। फिर अनुष्का पाठक हैं, आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही शानदार, मैंने सुना भी है इनको पर्सनली। 4 साल की उम्र में इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस को 22 स्टेट्स में और कई सारी सिटीज़ में रिसाइट किया है। उसके बाद ये सारे नाम हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अनुष्का जॉली सोशल सर्विस के लिए इनको दिया गया है, और एंटी बुलिंग स्क्वाड कवच जो है उसका निर्माण किया था इन्होंने, एक ऐप का जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देता है 4 साल के बच्चों के लिए। तो जो 4 साल के बच्चे हैं उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर आदित्य प्रताप सिंह चौहान है, जिन्होंने मिक्रोपा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डिटेक्ट एंड फिल्टर माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर से माइक्रो प्लास्टिक्स को निकालने के लिए उन्होंने ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। इनको इनोवेशन में की कैटेगरी में ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नाम पता कर लीजिएगा और किस फील्ड में किस लिए मिला है वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो आज की पीआईबी एनालिसिस के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पीडीएफ, मतलब आज 23 जून की पीडीएफ और 22 जून की पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कमेंट आया है वो इस पर भी आया है कि हमारी पॉलिटी के जो सीरीज़ थी
वो कब से स्टार्ट हो रही है? वो कल से स्टार्ट हो रही है। आपको सेशन शेड्यूल मिल भी जाएगा लाइव सेक्शन में, जहाँ पर कल से हम वहीं से अपना रिज्यूम कर रहे हैं सीरीज़ को पूरी पॉलिटी की। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।